तो ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो दुनिया के 9th टियर अल्टीमेट और सबसे महान मार्शल इंपरर में से एक था। असल में उसे एक ऐसी सुप्रीम जादुई चीज मिल गई थी, इसी के लालच में 10 महान इंपरर उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन हमारे हीरो ने रेनकार्नेशन का रास्ता चुना क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। लेकिन जहाँ पे वो रहता था उसकी कल्टिवेशन वहाँ पे किसी कारण 9th लेवल के ऊपर नहीं जा रही थी। और रेनकार्नेशन का रास्ता चुनने के बाद एग्जैक्ट 15 साल के बाद उनकी आत्मा इसी सुप्रीम आर्टिफैक्ट के साथ एक कमजोर लड़के ली यनजाओ के शरीर में पहुंच जाती है। लेकिन इस रेनकार्नेशन में उसने अपना अतीत नहीं भूला, लेकिन हाँ उसकी कल्टीवेशन और पावर थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मिस्टीरियस और मजेदार एनिमी है। आई नो आपको भी इसमें बहुत मजा आएगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक माउंटेन से होती है जहाँ पर हमें एक खूबसूरत लड़की क्यू हांगियान शेंजाओ प्लेस की मास्टर दिखाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे हीरो से बेइंतहा और ऑब्सेसिव मोहब्बत करती थी, लेकिन हमारे हीरो ने इसे प्यार करने से मना कर दिया था। और इसके साथ यहाँ पर 10 मार्शल इंपरर भी होते हैं जो हमारे हीरो का इंतजार कर रहे हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो आ गया है, जिससे सारे एक सेकंड के लिए शॉक होकर ऊपर की ओर देखते हैं। और दोस्तों ये रहा हमारा हीरो आर्मी ब्रेकर मार्शल इंपरर गुफियांग। उसे देखकर एक छोटी सी बच्ची इंटरेस्टेड होकर कहती है क्या ये वही है जिनका जिक्र प्लेस मास्टर हमेशा करती थी। और हमारे हीरो का नाम गुफियांग है। सारे इंपरर अपनी जगह से उठकर गुफियांग के सामने खड़े होते हैं। मास्टर हंगियान गुफियांग से कहती है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तभी एक इंपरर गुस्से से गुफियांग से कहता है तुम हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये जानते हुए भी कि हम 10 मार्शल इंपरर यहाँ पे तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी मौत को गले लगाने चले आए। ये कहकर वो गुफियांग पर अटैक करता है। गुफियांग कहता है बकवास बंद करो, और गुफियांग यहाँ पे अपना हाथ उठाकर पाम अटैक करता है, जिससे वो इंपरर वहाँ के माउंटेन को चीरते हुए नीचे गिर जाता है। ये देखकर मास्टर हंगियान कहती है तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अनबीटेबल हो, लेकिन आज अगर तुम इन महान मार्शल इंपरर से हार गए तो इसी अजूर क्लाउड पीक पर सबके सामने मेरे साथ शादी करोगे। जिस पर गुफियांग कहता है तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो। तो हांगियान कहती है एक लफ्ज और नहीं, और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देती है। इतना सुनते ही सारे इंपरर गुफियांग को घेर लेते हैं, और वही इंपरर जिसे सबसे पहले गुफियांग पर अटैक किया था वो डिवाइन बिग डीपर फॉर्मेशन गैदरिंग करते हुए दूसरे इंपरर को पास करता है। ऐसे ही करते करते सब इंपरर उसमें अपनी एनर्जी और पावर ट्रांसफर कर देते हैं और गुफियांग के ऊपर जाइंट फॉर्मेशन बनाकर मल्टीपल फॉर्मेशन बना देते हैं। पैलेस मास्टर हांगियान कहती है ये शेंजाओ पैलेस का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है, ये लाखों सितारों की पावर अपने अंदर खींच लेता है। वो गुफियांग से कहती है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सर झुका लो और मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन गुफियांग कहता है चलो देख लेते हैं कि हजारों सालों पुरानी फॉर्मेशन मुझे रोक भी पाती है या नहीं। तो पैलेस मास्टर हांगियान ये सुनते ही अपने पावर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। गुफियांग कहता है चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, मेरी डिवाइन सॉर्ड का एक ही वार सब कुछ खत्म कर सकती है। इतना कहते ही वो अपनी डिवाइन सॉर्ड को बड़ा करके सच में उस पावरफुल मल्टीपल फॉर्मेशन को चीर देता है, जिसके इफेक्ट में सारी इंप्रेस भी दूर हो जाते हैं। अब पैलेस मास्टर भी इसकी वजह से जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर नीचे छोटी बच्ची घबरा जाती है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है। गुफियांग उसके सामने समन होकर कहता है 11 साल बाद मैं जो चाहता था वो हो ही गया। इस फॉर्मेशन के टूटने का फायदा उठाकर आज मैं इस दुनिया की हद पार ही कर लूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुफियांग कल्टीवेशन की दुनिया में टॉप 3 में आता है, लेकिन वो अपनी कल्टीवेशन और बढ़ाना चाहता है जो कि इस दुनिया में रहकर वो नहीं कर सकता, इसलिए उसने रेनकार्नेशन का रास्ता चुना है। और हम देखते हैं कि गुफियांग अपने लाइफ गेट को उस रेनकार्नेशन सील से पार करते हुए उस स्पेस लाइफ पोर्टल में भेज देता है। और यहाँ पर वो जाने से पहले अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करके पैलेस मास्टर हांगियान से कहता है जो मुझे समझते हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरे लिए ये क्यों जरूरी था, लेकिन जो मुझे नहीं समझते वो कभी मेरी मंजिल नहीं समझेंगे। और इसी के साथ गुफियांग उस पोर्टल में चले जाता है। पीछे पैलेस मास्टर हांगियान गुफियांग के प्यार में बिल्कुल टूट चुकी थी। वो घुटनों पर आकर रोते हुए कहती है गुफियांग मैं चाहती हूँ अब तुम कभी रीबर्थ ही ना हो पाओ। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे खत्म होता है और पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुफियांग की बॉडी रेनकार्नेशन की प्रोसेस कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे गुफियांग को मारने के लिए एक इवल शैडो आया होता है, लेकिन गुफियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी से लपेटी सीलिंग अरे से गोल्डन कलर ड्रैगन समन होता है, जो गुफियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एक ही अटैक से उस इवल शैडो को वहीं पे खत्म कर देता है। और साथ ही रेनकार्नेशन का प्रोसेस भी खत्म हो चुका था और गुफियांग की आई सीधा एक स्टडी क्लास में ओपन होती है। दरअसल गुफियांग ने रेनकार्नेशन करके एक लड़की की बॉडी में चले गया है और यहाँ पर इसका नाम ली यनजाओ है। वो उठकर कहता है क्या मैं गुफियांग वापस आ गया। तभी उसकी तरफ तेजी से चौक फेंकी जाती है, लेकिन गुफियांग यानी ली यनजाओ उसे पकड़ लेता है। हमें यहाँ पे लाओलैंड एकेडमी की टीचर लाओ यंगशेंग दिखाई जाती है। वो यनजाओ को डांटना शुरू कर देती है कि तुम हमेशा क्लास में सोते रहते हो, तो बताओ स्पिरिट वेपन बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो यनजाओ तुरंत आंसर करता है कि बेसिक लेवल पर 48 फॉर्जिंग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर सारी क्लास उस पर हंस पड़ते हैं क्योंकि दोस्तों
युनजाओ अब तक एक नॉर्मल एवरेज लड़का है। तभी येनफिल नाम का लड़का युनजाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अभी भी सपना ही देख रहे हो यंग मास्टर ली। ऐसा ही करके वो सब युनजाओ का मजाक उड़ाते हैं। तो टीचर उस लड़की का मुंह स्टोन से बंद कर कहती है, सब चुप हो जाओ, आंसर बिल्कुल सही है। ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं कि युनजाओ आंसर कैसे सही दे सकता है। टीचर कहती है, पुराने वेपन फॉर्जिंग आर्ट्स पहले सिर्फ 36 टेक्निक थी, पर 60 साल पहले मास्टर एम्परर गुफियांग ने अपनी बेमिसाल काबिलियत से 12 नए टेक्निक्स बनाई और एक नया रास्ता खोल दिया। लेकिन ये सीक्रेट टेक्निक हर किसी की बस की बात नहीं थी, सिर्फ असली जीनियस ही इसे संभाल सकते थे। इसीलिए मास्टर यांगडी ने किताब लिखी तो उन्होंने इसमें वो शामिल नहीं किया। युनजाओ किताब को बंद करके बाहर से नाम देकर कहता है, यांगडी ये तो मेरे ही शिष्य ने लिखी है। लैंगफी पीछे मुड़कर युनजाओ से जलते हुए कहता है, बस 2-4 अलग चीजें याद करी तो तू यहाँ पे हीरो बन रहा है। युनजाओ उसे देखकर मन में कहता है, एक चीज तो कॉमन है, हर दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। आगे से टीचर युनजाओ से एक और क्वेश्चन करती है कि स्पिरिट वेपन फॉर्जिंग करते वक्त टैंजिंग सैंड क्यों मिलाई जाती है, और वो युनजाओ से कहती है, अगर तुमने करेक्ट आंसर दे दिया तो आज के बाद तुम क्लास में चाहे सोते रहो या आना ही मत, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर गलत दिया तो 10 दिन बाहर खड़े रहोगे। तभी एक प्रिटी लड़की जीन रोजाई जो टेंगशू किंगडम की प्रिंसेस है, टीचर आप तो जानबूझकर ली युनजाओ को फंसा रही हो। तभी वहाँ बैठा एक मोटा सा लड़का मन में कहता है, ली युनजाओ तो रोज क्लास में सोया रहता है, इस बार टीचर इसे नहीं छोड़ेगी। युनजाओ उठकर टीचर के सवाल का तुरंत जवाब देता है कि स्पिरिट वेपन बनाने के लिए टेंजिंग सैंड जरूरी नहीं होती। तो इस पर भी लैंगफी मजाक उड़ाता है कि लगता है आज यान मास्टर ली नया स्कूल खोलने वाला है। ली युनजाओ उसे इग्नोर करते हुए कहता है, सिर्फ निकम्मे फॉर्जर ही ट्रेजिंग सैंड पर डिपेंड करते हैं, असली एक्सपर्ट को इसकी जरूरत नहीं होती है। याद रखना, असली आर्ट ऑफ फॉर्जिंग तुम्हारी अपनी फ्लेम कंट्रोल में होती है, तो बाहरी चीजों की क्या जरूरत। इस बात से सब हैरानी से युनजाओ को देखते हैं। लैंगफी फिर से युनजाओ से बहस करता, लेकिन टीचर उसे चुप कराते हुए कहती है, ठीक है युनजाओ ये बताओ, सिकरली रिफाइंड कॉपर में युनजाओ जो मिस्टिक गोल्ड मेटल होता है वो मिलाने के बाद ज्यादा टेंजिंग सैंड डालने से फॉर्जिंग फेल क्यों हो जाता है। तो युनजाओ इसे भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है और युनजाओ की इतनी गहरी एक्सप्लेनेशन सुन के टीचर भी हैरान होकर मन में कहती, ये सवाल तो मुझे 3 महीने से परेशान कर रहा और इसका जवाब इस लड़के ने इतनी आसानी से बता दिया। और जैसे ही टीचर पीछे मुड़कर देखती है तो युनजाओ वहाँ से निकल चुका था। टीचर कहती है, पूछने के बजाय कहाँ गया। तो मोटा लड़का बताता है कि आपने ही बोला था अगर उसने जवाब दे दिया तो क्लास अटेंड करना ना करना उसकी मर्जी होगी। तो टीचर गुस्से से कहती है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और वो वहाँ से चले जाती है। एक लड़का कहता है, युनजाओ की बातें तुम सबको समझ आई, मेरे तो सर से ऊपर निकल गई। तो कीन रोजे अपनी मासूम आवाज से कहती है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर ऐसा लगा जैसे वो टीचर को ही सिखा रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट गुस्से से उठकर ली युनजाओ के पीछे चले जाते हैं, तो प्रिंसेस रोजे भी उनके पीछे जाती है और ये सीन यहीं पे कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गुफियांग की मूर्ति देखते हैं। युनजाओ कहता है, यांगडी ने मुझे निराश नहीं किया, लेकिन मेरे लिए मार्शल एम्परर से भी ऊपर एक और दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। तभी युनजाओ को पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है और यहाँ पे युनजाओ पे हमला होता है। युनजाओ को एहसास होता है कि उसकी ये बॉडी तो बहुत कमजोर है और ये अटैक लैंगफिन का था। युनजाओ नीचे आते हुए उससे कहता है, तो तुम यहाँ भी आ गए। लैंगफिन उससे कहता है, तुम्हें ये तो नहीं लगता ब्लॉक मेरिडियन वाला निकम्मा लड़का एक अल्टीमेट बन सकता है। तभी लैंगफिन के कान में उसका दोस्त कहता है, मुझे युनजाओ को देखकर लगता है ये आपके साथ फाइट करना चाहता है। तो वो अपने दोस्त को दूर फेंक कर युनजाओ से यहीं से लड़ने आता है। तो प्रिंसेस रोजे सामने आकर कहती है, एक बात याद रखना, एकेडमी के रूल प्राइवेट फाइट करने वालों को निकाल दिया जाएगा। तो लू फेंग कहता है, प्रिंसेस मैं तो बस युनजाओ की पावर चेक करना चाहता हूँ कि इसके मेरिडियंस ठीक हो भी गए या नहीं। तभी युनजाओ की नजर लूफियांग के पास 5 कलर डिवाइन स्काई स्टोन पर पड़ती है। युनजाओ कहता है, मेरी करंट बॉडी के लिए ये बहुत काम की चीज। तो वो आगे आके कहता है, मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ दाव भी लगेगा, अगर मैं जीता तो तुम्हारा ये जेड पेंडेंट मेरा होगा। तो लैंगफिन गुस्से से कहता है, ये हमारी लैन फैमिली की विरासत पेंडेंट है। तो युनजाओ कहता है, समझ गया, लैन और ली फैमिली की दुश्मनी बहुत पुरानी है और तुम आज हार के उनकी नाक कटाना नहीं चाहते। तो लैंगफिन अपने मन में कहता है, अब तक तुम्हारी फादर की वजह से चुप था। और वो युनजाओ से कहता है, मैं शर्त मानता हूँ। प्रिंसेस ली युनजाओ से कहती है, उसकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। युनजाओ प्रिंसेस की सर पे हाथ रखकर कहता है, अरे फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लैंगफिन अपने अटैक को रेडी करता है, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, बोस ने तो सीधा लैन फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक चला दी। युनजाओ मन में कहता है, मेरी कल्टीवेशन जा चुकी है, लेकिन मेरी सुप्रीम आई साइट मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ। युनजाओ देखता है कि लैंगफिन की शॉर्ट टेक्निक हर तरह से कमजोर है। युनजाओ कहता है, इस जन्म की मेरी इनविंसिबल जर्नी तेरी हार से ही शुरू होगी। लैंगफिन युनजाओ पर अटैक करता है, लेकिन युनजाओ साइड हटकर लैंगफिन को ऐसा पंच करता है जिससे उसके मुंह से सीधा ब्लड निकल आता है और वो दूर जाके गिरता है। युनजाओ की पंच से उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाता। ये देखकर सब हैरान होते हैं। युनजाओ उसके पास से पेंडेंट को ले लेता है और ये सीन यहीं पे कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनजाओ अल्टीमेट हाल में पहुंच जाता है। वहाँ पे एक लड़की अगर कहती है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। युनजाओ उसे कहता है, मुझे यांगडी
से मिलना है। तो वो लड़की कहती है यंगदी 15 साल पहले उसने प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ दिया था। युनजाओ मन में कहता है 15 साल पहले मतलब मेरी रेनकार्नेशन के बाद ही वो यहाँ से चले गया है, लेकिन वो कर क्या रहा है? मैंने उसे बार बार समझाया था चाहे कुछ भी हो जाए टेंगशू किंगडम नहीं छोड़ना। उसने तो मेरे सारे प्लान बिगाड़ दिए। युनजाओ रिसेप्शनर को एक लिस्ट देकर कहता है मुझे ये सब सामान चाहिए। तभी वहाँ पे ये जायरोंग आता है जो डिफेंसिव टेक्निक अल्केमिस्ट है। वो रिसेप्शनर से डिसरिस्पेक्टली कहता है मुझे पिल बनानी, जल्दी से मेरे लिए रूम रेडी करो। तो वो कहती है मास्टर जायरोंग लेकिन मुझे ये इंग्रेडिएंट्स लाने हैं। मास्टर रोंग लिस्ट को फेंक कर कहता है इस बेकार लिस्ट को छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रूम तैयार करो। तो युनजाओ मास्टर रोंग से कहता है अगर येनविन स्टोन इतना ही मामूली होता तो हर कोई अल्केमिस्ट बन गया होता। दिन रात हजारों चींटियों के काटने से दर्द होता होगा ना। मास्टर रोंग पैनिक होकर कहता है तुम कौन हो? युनजाओ रोंग का हाथ पकड़ कर कहता है तुमने अल्केमिस्ट का फर्स्ट रैंक कैसे पाया? क्या मुझे खुलकर बताना होगा? तुम्हारा हाथ इतना जल चुका है। मास्टर रोंग अपना हाथ फौरन छुड़ाकर मन में कहता है इसे इन सब चीजों का पता चला कैसे? और वो युनजाओ से कहता है तुम चाहते क्या हो? युनजाओ उससे कहता है तुम्हारा ओरा देखकर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर अंदर जहर तुम्हें खत्म कर देगा और इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ मैं तुम्हें बचाने वाला था लेकिन जब इतना एटीट्यूड है तो रहने दो। मास्टर रोंग युनजाओ को रोकते हुए कहता है मुझे प्लीज इसका इलाज बता दो। तो हमारा हीरो उससे थोड़ा मजा लेने के लिए कहता है मेरी लिस्ट कहाँ गई? तो जैसे ही वो लड़की उठाने जाती है युनजाओ उसे रोककर कहता है तुम नहीं कोई और उठाएगा। रोंग कहता है तुम चाहते हो मैं उठाऊं? तो युनजाओ कहता है अगर किसी का मूड खराब होता है तो उसे बहुत कुछ भूल जाता है, जैसे एंटीडोट मुझे याद ही नहीं आ रहा। जिसे मास्टर रोंग के अंदर ही अंदर लावा उबल रहा और वो लिस्ट उठाकर कहता है ये लो युनजाओ सर। लेकिन युनजाओ उससे अपनी नाक साफ करता है और उसके मुंह पर फेंक कर कहता है इस लिस्ट की हर चीज की 10 कॉपी चाहिए। जब सब चीजें इकट्ठा हो जाए तो लॉर्डलैंड एकेडमी में मिलना। युनजाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। मास्टर रोंग मन में कहता है एक बार इलाज मिल जाए फिर तू देखना। युनजाओ रिसेप्शनर से कहता है क्या अल्केमिस्ट रूम यूज कर सकते हैं? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, इस रूम के लिए तो लाइनें लगती और फीस तो देनी ही पड़ती है। युनजाओ कहता है ठीक है रूम तैयार करो, इसका खर्चा मास्टर रोंग के अकाउंट में डाल देना। मास्टर रोंग आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मास्टर रोंग फेक स्माइल करते हुए कहता है नहीं नहीं मैं देख लूंगा आप जाइए। और ये सीन यहीं पे कट होकर ली फैमिली का हॉल दिखाया जाता है। और दोस्तों युनजाओ भी इसी फैमिली का एक मेंबर है। यहाँ पे एक आदमी लियान जो फिलहाल ली फैमिली का टेम्परेरी हेड है। तभी उनका एक आदमी दौड़कर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है आपने मुझे लॉर्डलैंड एकेडमी पे नजर रखने को कहा था तो मैंने देखा यंग मास्टर युनजाओ ने लैंड फैमिली के छोटे वारिस को बुरी तरह हरा दिया है और उसकी फैमिली जेड पेंडेंट भी छीन लिया है। तो लियान उठकर कहता है तुम श्योर तो हो? युनजाओ के मैरिडियंस तो बचपन से ब्लॉक थे। तो वो डिसाइबल कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने एक ही पंच से उस लड़के को बुरी तरह हरा दिया। तो लियान कहता है ये तो दिलचस्प खबर है, बस उम्मीद है कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तभी उसकी बिल्ली उसका हाथ काट लेती है। तो ये बेरहम आदमी अपनी स्लेव को समन करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है, जिससे पता चलता है कि ये कितना रूड है। और ये सीन यहीं पे कट होकर कर रहा है और उसे एहसास होता है कि ऑटर डेमन एनर्जी उसके अंदर पूरी तरह समा चुकी है। अगर सुप्रीम डियान सोल आर्ट इसका सहारा नहीं बनता तो अगले 15 साल बाद भी गुफेयांग अपनी याद कभी वापस फटकर बिखर जाएगी। युनजाओ एक महान मास्टर इम्परर बाटियान का नाम लेकर कहता मेरी नजर में वो नंबर 1 में आते थे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इसी तरह था युनजाओ के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ग्रेविटी को और बढ़ाकर सीधा 10th पर रिलीज कर देता है। नाम ये मैनवू है, ये भी लाओलिन एकेडमी की स्टूडेंट है। उसे इम्प्रेस करने के लिए एक लड़का उसे कहता है अगला नंबर मेरा है, तुम पहले चली जाओ, अगर तुम्हारा टाइम बच जाएगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैंगो उसकी उम्मीदों पर पानी फेंक कर कहती है कोई बात नहीं मैं वेट कर सकती हूँ। तभी वो देखते हैं कि कहता है तुम अल्केमिस्ट भी नहीं हो, फिर 3 दिन तक अंदर कैसे रहे। मैंगी युनजाओ की साइड लेते हुए कहती है जरूर इसके पास कोई वजह होगी। तो वो लड़का युनजाओ से कहता है तुमने अपनी फैमिली के बंधुल तोड़ने की सजा से अब ली फैमिली भी नहीं बचा सकती। युनजाओ कहता है तुम सब क्या चाहते हो? तो वो लड़का कहता है घुटनों पर बैठकर मर है। लेकिन युनजाओ कहता है सॉरी मेरी घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी के सामने नहीं झुकते। तो वो लड़का अपनी टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट मैं फर्स्ट कल्टिवेशन रेल्म में हूँ, तुम्हें हार कैसे गया? वो युनजाओ से कहता है मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब वो युनजाओ की खौफनाक आंखें देखता है तो उसके पसीने युनजाओ था। वो रूम की हालत देखकर कहते हैं आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर था, इन 3 दिनों में इसने यहाँ किया क्या? और ये सीन यहीं पे काट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनजाओ पूरे 3 दिन के बाद बाहर आया है। वो मोटा बंदा और रोज़ई घबराते हुए युनजाओ के पास आते हैं। युनजाओ उनकी हालत देखकर कहता है क्या बात है? रोज़ई कहती है 3 दिन पहले आपने लैंगफी को बुरी तरह हरा दिया था, उसका बड़ा भाई लैंग जुआन हर जगह आपको ढूंढ रहा है और आपको चैलेंज करना चाहता है। युनजाओ मन में कहता है छोटा हर कहता है क्या लैंग फैमिली हार नहीं मान सकती? युनजाओ मन में कहता है इसका ओरा काफी स्टेबल है। लैंग जुआन कहता है बिल्कुल नहीं, जो तुमने लैंगफिंग के साथ किया वो एक फेयर डूल था, लैंगफिंग जख्मी हो या मर ही जाए मुझे सिर्फ लैंग फैमिली की इज्जत से फर्क पड़ता है। और वो युनजाओ को लैंग फैमिली की तरफ से डुअल चैलेंज युनजाओ की ओर फेंकते हुए कहता है फैसला तुम्हारा होगा, अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो इसे। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।